नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी कैबिनेट की बैठक में 4 प्रस्ताव पे मोहर लगी है और यूपी वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक नीति 2022 पे मोहर लगी है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना से 39 लाख मछुआरों को लाभ मिलेगा। यूपी इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली 1978 के सरलीकरण का प्रस्ताव भी पास हुआ है और महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय देवरिया में 30 बेड का ट्रामा सेंटर बनाने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई, 4 प्रस्ताव पे मोहर लगी। कई मुद्दों पे मंथन हुआ। कोशिश ये कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, विकास के पथ पे आगे कैसे लेकर जाया जाए। एस के वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी, आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाम 4 बजे अपने आवास पर अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पर यूपी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है। अगर हम इस प्रस्तावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वीकृत कर दिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिले स्तर पर साथ ही साथ ब्लॉक स्तर तक वेयर हाउस के निर्माण को लेकर, उसके रखरखाव को लेकर जो नीति है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से घोषित कर दी गई है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन से जुड़ा हुआ। जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो मत्स्य पालक हैं, साथ ही साथ जो तालाबों का आवंटन है जो खासतौर पर मत्स्य पालन के लिए होता है, उससे जुड़ी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित ये नीति उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की तरफ से पास की गई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इमारती लकड़ी और वन उपज का जो परिवहन है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो नियम बहुत ही कठोर थे, लगातार उनकी चेकिंग वन विभाग और पुलिस की तरफ से की जाती थी, उनसे जुड़े हुए विभिन्न नियमों को शिथिल किया है, मतलब सरल किया गया है। उनसे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज यूपी कैबिनेट की बैठक में पास हो गया है। वहीं महर्षि देवराहा बाबा जो कि राज्य विश्वविद्यालय देवरिया का है, उसमें 30 बेड ट्रामा सेंटर के, 20 बेड जो है टॉक्सिलॉजी और 20 अन्य बेड जो है वो वहां पर स्वीकृत किए गए हैं। तो मतलब सीधे तौर पर अगर हम देखें कि कोशिश की गई है कि इस अस्पताल में सभी सुविधाएं हों, तो ये वो 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर यूपी कैबिनेट की बैठक में आज मुहर लगाई गई है। बहुत शुक्रिया इसके बाद पे इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 अहम प्रस्ताव जिन पे कैबिनेट की मोहर लगी। और आगे बढ़ते हैं, चूंकि कोरोना के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक की और करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में सबसे पहले कोविड पे स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए डिटेल ब्रीफिंग दी गई और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पीएम को विस्तार से ब्रीफ किया गया। विशेषज्ञों ने कोविड-19 पे भारत और चीन समेत अन्य देशों की स्थिति में फर्क को स्पष्ट किया और प्रधानमंत्री ने बैठक में कोरोना का हाल और स्वास्थ्य मंत्रालय की तैयारी को लेकर सवाल किया। पीएम ने कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी और कहा कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर अधिक निगरानी रखने की सलाह दी है। तो कोरोना को लेके बैठकों का दौर जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, तैयारियां की जा रही हैं। तो चीन समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इसे लेकर आज राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा की गई। चर्चा में पहुंचे सभी सांसद मास्क लगाए नजर आए। वहीं सदन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, कोरोना के केस को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव
ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। और कोरोना को लेकर आईएमए ने एडवाइजरी जारी कर दी है। आईएमए से सभी से मास्क लगाने की आईएमए ने अपील की है और हाथों की साफ सफाई रखें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और आईएमए ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा है। इसके अलावा पब्लिक गैदरिंग से बचने के निर्देश दिए गए हैं। संभव हो तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचें और खांसी जुकाम जैसे लक्षण होने पर जांच जरूर करवाएं। शादी समारोह रैली को टाला जाए। सभी लोग सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूर लगाएं। और कोरोना को लेकर टीम 9 की बैठक हुई और लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना के हालात की जानकारी ली। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे और सीएम योगी ने कोरोना को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा आने वाले कुछ दिनों में नए केस में बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसे में सावधानी बरती जाए। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हमें अलर्ट रहना होगा। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो और कोविड की बदलते हालात पे नजर रखी जाए। और कोरोना को लेकर हुई बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। क्या मुख्यमंत्री की बैठक में सब क्या रहा, क्या करने जा रहे हैं? अभी हमने पूरी बात बताई है आपको। कोविड को लेकर के हम सतर्कता बरत रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का अनुपालन कर रहे हैं। तो सर वो जो कोरोना काल की व्यवस्थाएं थी फिर से उनको सब लागू करेंगे, सब लागू करेंगे। पलटी को केंद्र सरकार ने भी कहा कि आप सब लागू करेंगे। जो चीजें थी 3 केसेस आए वो कह रहे हैं सही हो गए हैं। सही हो गए, अपने घर चले गए दुरुस्त। क्या मुख्यमंत्री की इस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हालात पे पूरी तरीके से नजर है और व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। लखनऊ से अगली खबर, जहां कांग्रेस में नए प्रवक्ताओं के नाम पे बहस छिड़ गई और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और धर्मेंद्र गुज्जर के बीच तनातनी हुई। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी के सामने बहस हुई और प्रदेश कार्यालय में मीडिया प्रवक्ताओं को लेकर तनातनी हो गई, नोकझोंक हुई, बहसबाजी हुई। नए प्रवक्ताओं के नाम को लेकर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी मीडिया विभाग से इस्तीफा दे सकते हैं। कांग्रेस में एक बार फिर खुलकर अंतर्कलह सामने आ चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, दूसरी तरफ पार्टी के ही नेता आपस में उलझते हुए
तनातनी करते, नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ नगर निकाय चुनाव के मुद्दे पे कल फिर सुनवाई करेगी और इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक आगे बढ़ा दी है। हालांकि अब सवाल उठने लगा है कि अगर राज्य में चुनाव को लेकर फैसला और टला तो क्या होगा, क्योंकि कोर्ट में एक ही बार कई याचिकाएं डाली गई हैं। नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर रोक जारी रखने का आदेश को पारित किया गया था और इन याचिकाओं में सरकार के रैपिड सर्वे के आधार पर तैयार ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है। हालांकि कल निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई खत्म होने के बाद फैसला नहीं आता है तो कोर्ट में विंटर वैकेशन शुरू हो जाएगी। विंटर वैकेशन शुरू हो जाएगा और 25 दिसंबर से कोर्ट की छुट्टियां होंगी। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर कई याचिकाएं एक साथ हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने जारी की है आरक्षण सूची। आपको पूरा मामला हम बताते हैं। आरक्षण सूची को लेकर आपत्ति जताई गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और 5 दिसंबर 2022 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिकाकर्ता ने कई गंभीर आरोप यहां पर लगाए और ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। और ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दाखिल वाद में गुरुवार को एसीजेएम कोर्ट की अदालत में सुनवाई हुई और वादी और उनके अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने जो आख्या भेजी है वो साफ नहीं है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसमें अपना पक्ष रखने के लिए वकालतनामा दाखिल किया। वादी पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। तो अगली सुनवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख तय की गई है और अब 7 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। और ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां एमएसएमई मंत्रालय ने जीएन ग्रुप के साथ मिलकर एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और जीएनआईएम जो है सेंटर का भी यहां पे उद्घाटन किया गया। एमएसएमई के निदेशक डॉक्टर आरके भारती ने छात्रों को सफल उद्यमी बनने के गुण भी दिए और जीएन ग्रुप के चेयरमैन बीएल गुप्ता ने भी छात्रों को प्रोत्साहित किया। अरे इन्वेस्टमेंट को आपसे करवानी अकेले कभी कुछ नहीं हुआ एक को आओ डीटी सर, सब लोग आओ। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर अखिल कुमार ने सिद्धार्थनगर जिले के सीमावर्ती इलाकों में नवगठित ग्राम सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के साथ बैठक की। ऑपरेशन कवच के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीमा सुरक्षा की दृष्टि से इन समितियों का गठन किया जा रहा है और इस मौके पर गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता सद्दाम खान से बात की। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। साथ मौजूद है गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार जी। सर, आज आपका सिद्धार्थनगर जिले में दौरा था, आपने यहाँ पर ऑपरेशन कवच के तहत ग्राम सुरक्षा समिति की गोष्ठी का आयोजन किया था। सर, ग्राम सुरक्षा समिति के लोगों के साथ आपने बैठक की। सर, ये ऑपरेशन कवच है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ऑपरेशन कवच जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत और नेपाल, खासकर उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के लिए स्वीकृत किया है, जिसमें हम विकास और सुरक्षा संबंधित कई बिंदुओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हीं बिंदुओं में एक बिंदु है कि हम सीमा के नागरिकों को सीमा सुरक्षा विषयों के प्रति जागृत करें और उससे जोड़ें, और उसी तहत हमने करीब 437 गांवों में ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन किया है और उनके क्या दायित्व होंगे और किस प्रकार वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस पूरी योजना में, उसको जागृति फैलाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए आज ये बैठक की गई थी।
सर अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी या अन्य तस्करियों की बात करें तो सर सिद्धार्थनगर ज़ाहिर है 68 किलोमीटर की खुली सीमा और लगातार सर तस्करी के मामले में सिद्धार्थनगर चर्चा का विषय बना रहता। सर इन तस्करियों पर जो तस्कर हैं और जो लोग इस तरह से तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं उन पर रोक लगाने के लिए सर आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है? देखिए, ये विषय हमेशा से रहा है और उसको और हमें योजनाबद्ध ढंग से काम करने की आवश्यकता है। इसमें हम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मोस्टली कई एनजीओ जिसमें अच्छा काम कर रहे हैं, जो प्रदेश सरकार ने एएचटी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाना ऑलरेडी स्वीकृत किया गया है, उसको हम जोड़ते हुए एसएसबी के साथ और ख़ास करके जो आज हम ग्राम सुरक्षा समिति सीमा क्षेत्रों में बनाए हैं, अगर हम इसको ठीक से योजनाबद्ध तरीके से इनको जोड़ लें अपने साथ, तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाएगा और हमको लगता है कि इसके बाद हम काफ़ी कारगर होंगे कि छोटी-मोटी जो भी एक्टिविटी अगर करने की कोशिश करेगा तो हम समय रहते उसमें प्रभावी नियंत्रित कार्रवाई कर सकते हैं। सर लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो सर आपकी तरफ से ज़ाहिर आप समय समय पर जो भी पुलिस के अधिकारी हैं उनका ट्विटर अन्य उससे फीडबैक लेते रहते हैं। सर पुलिसिंग और बेहतर हो इसको लेकर आप लगातार किस तरह से जो अन्य ज़िले आपके क्षेत्र में आते हैं उनको सर क्या दिशा निर्देश देते हैं कि पुलिसिंग बेहतर हो? देखिए, पुलिसिंग एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसके कई एस्पेक्ट्स पे लगातार काम कर रही है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होती है कि आज प्रदेश सरकार ने एक पारदर्शी रूप से एक स्पष्ट नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को एक दिशा निर्देश दे रखा है और उसी के तहत हम लोग लगातार विभिन्न बिंदुओं पे कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें खास करके सिद्धार्थनगर में हम लोग सिटीजन ओरिएंटेड जो इश्यूज हैं, सर्विसेज हैं, उस पर। और झांसी के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मऊरानीपुर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इसके बाद वो सीधे रैन बसेरा पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों को दी जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद वो मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचे और कोतवाली पहुंच के यहां माल खाने और शिकायत और समस्या निवारण के बारे में जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने अग्रसेन में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने मऊरानीपुर की गौशाला का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तहसील क्षेत्र में कई जगह के किए गए हैं, जिसमें हम लोग ने तहसील के इंस्पेक्शन से शुरू की। इसके बाद हम लोग जो रेन बसेरा है मऊरानीपुर नगर क्षेत्र में रेन बसेरा का निरीक्षण किया। फिर हम लोगों ने थाने का निरीक्षण किया। फिर हम लोग गौशाला जो नगर पालिका की गौशाला है, जहां अभी लगभग 600 से ऊपर गोवंश हैं, उसका निरीक्षण किया। और उसके बाद अभी हम लोग जल जीवन मिशन के तहत कुरेछा ग्राम समूह पेयजल योजना है, जिसका कि आज कमिश्निंग हुआ है, उसके निरीक्षण पे आए हैं। सर तहसील में आपके द्वारा निरीक्षण किया के दो गुटों के बीच हुआ झगड़ा जो है वो तूल पकड़ रहा है। दरअसल आक्रोशित घायल छात्रों ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बाहर धरना दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रों को शांत कराने की कोशिश की। रैगिंग को लेकर छात्रों के दो गुटों के बीच रात को झगड़ा हुआ था, जिसमें मारपीट और पथराव भी हुआ। इस दौरान कई छात्र घायल हुए थे। अंदर रैगिंग के लिए बुला रहे थे, वो लोग अंदर नहीं गए रैगिंग करने, तो उनको खुलेआम चैट से धमकियां दी हैं। और उसके बाद भी ये लोग नहीं गए। उसके बाद इन लोगों को एडिटोरियम के बाहर घेर करके मारना स्टार्ट किए और मारते हुए एसबीआई गेट तक लेके गए, एसबीआई बैंक के पास तक लेके गए मारते हुए। और अब तक ये घटना कल शाम के समय की है। कुछ हॉस्टल के छात्र और ऐसे छात्र जो झांसी के शहर में रहते हैं, वो यहाँ पर हमारा जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है यहाँ पर खेलने आए थे। अब खेल में उनमें आपस में कुछ कहासुनी हो गई, जिसके कारण एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को कुछ मारा, दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष को मारा। और ये जहाँ तक आपका प्रश्न रैगिंग वाला है, तो ऐसा रैगिंग बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बुलंदशहर कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक शातिर बदमाश को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पे 6 अवैध हथियार भी बरामद किए गए। तो ताजपुर के आसपास के बाग में अवैध हथियार बनाने का कारखाना चल रहा था और पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कई हथियार भी यहां से बरामद किए गए।
अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु जनपद भर में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें कि एक व्यक्ति जिसका नाम रोहिल है वो पकड़ा गया है। ये जंगलों में रेलवे लाइन के किनारे एक जगह पर अपनी फैक्ट्री संचालित कर रहा था। इसके पास से कुल 5 तमंचे 315 बोर के और एक तमंचा 12 बोर का बरामद हुआ है। साथ ही कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण इसके पास से बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत पूछताछ करते हुए इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु जनपद भर में तो गाजियाबाद कमिश्नरेट ना बनता तो बेहतर था, कम से कम थाना चलता रहता था। अब ना ही थाना बचा है और ना ही पुलिस चौकी। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना अब तक लावारिस है। थाने को एक अदद SHO नहीं मिला। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना सिर्फ नाम का एक कमरे में चल रही है और पुलिस चौकी जो है इस तरीके से है। यहां कब आला अधिकारियों की नजर पड़ेगी ये कहा नहीं जा सकता। लगते हैं खबर गाजियाबाद से है, जहां आवास विकास परिषद के जेई को बंधक बनाया गया और नए निर्माण को बंद कराने गए थे जेई प्रवीण सिंह समेत 2 लोगों को यहां पे बंधक बनाया गया है। लोगों ने कॉलर पकड़कर जेई के कपड़े तक फाड़ दिए। 50,000 घूस लेकर भी परेशान करने का आरोप यहां पे लगाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेई को बंधक जो बनाया गया था उस बंधक से मुक्त कराया, उस बंधन से, और जेई को छुड़वाया यहां से। इंदिरापुरम के वसुंधरा इलाके का यह मामला है।